Welcome students in Royal Institute of Competition online digital classes. So today we will discuss about previous year questions related and their solutions which comes in different type of competition exams like as JET, ICAR, BHU. So आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों के लिए जो आज टॉपिक लेकर आए हैं बच्चों, वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि इस सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक तरह से कंसेप्ट वाइज टॉपिक है, जिसके अंदर आने वाले आगे जितने भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे लाइक एज हाइड्रोकार्बन है, एल्किल हैलाइड है, ईथर, एल्कोहल, फिनॉल, डिफरेंट टाइप के जितने भी चैप्टर्स हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं वो सब इससे रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट है, सब मैकेनिज्म होती है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम्स में पूछते हैं। तो आइए हम लोग इस सेक्शन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अभी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आया है BHU 2013 में और इसी जैसा क्वेश्चन BHU 2012 के अंदर भी आया था। तो बच्चों ये टाइप का जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं जिनके अंदर हम लोगों को पूछता है कि जैसे इनमें से सबसे कम तीव्रता वाला अम्ल कौन सा है। इंग्लिश में द लोवेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज शोन बाय। तो जितने भी ये एसिडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनके ऑर्डर्स भी आते हैं कई बार एग्जाम में। कई बार ऐसा भी होता है कि इनमें से कौन सा मोस्ट एसिडिक है, कौन सा लेस एसिडिक है। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उनको कैसे सॉल्व करें। तो बच्चों इसको करने के लिए आप लोग ध्यान देंगे, अपन लोग एक ट्रिक अप्लाई करते हैं और वो ट्रिक हमारी ये होती है कि कोई सा भी चार्ज हो, ये चार्ज स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे कि चार्ज यानी कि कोई सा भी जो आवेश है, चाहे वो धनावेश हो या चाहे ऋणावेश हो, वह स्थायित्व के क्या होगा बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड अपन इसकी एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं कि ये वाले जैसे चार ऑप्शंस अपने पास में हैं, हमको बताना है कि इनमें से सबसे कम एसिडिक कौन सा है। ओके, तो हम लोग 4 के 4 ऑप्शंस को एक बार लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन हमको दिया हुआ है CH3COOH, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो है CH2 और इससे जुड़ा हुआ है यहाँ पर क्लोरीन। थर्ड ऑप्शन है हमारा जिसके अंदर 2 क्लोरीन पार्ट जुड़े हुए हैं और फोर्थ ऑप्शन है हमारा जिसमें 3 क्लोरीन पार्ट जुड़े हुए हैं। आइए स्टूडेंट, अब अपन लोग इसके अंदर एप्लीकेशन डालते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, यानी प्रेरणिक प्रभाव की। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर जो CH ग्रुप है उससे जो ग्रुप जुड़ रहा है ये कौन सा है, प्लस I ग्रुप है। हम लोग जानते हैं CH3 का प्लस I ग्रुप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पुश करता है। पुश करने से देखिए क्या होगा कि ये जो OH बॉन्ड है, हम लोग जानते हैं एसिड वो होते हैं जो H+ इजीली रिलीज कर दें। तो देखिए ये जो H+ जितना इजीली यहाँ से रिलीज होगा H+ की फॉर्म के अंदर, उतना ही वो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पुश कर रहा है, तो ये ऑलरेडी क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जब इधर आते हैं तो OH बॉन्ड को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और आ रहे हैं तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा। साथ साथ में हम लोग इसको एक तरीके से जो ये चार्ज और हमने इसका रिलेशन बनाया इससे भी समझ लेते हैं कि H+ रिलीज करने के बाद ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये प्लस I ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन जब पुश करता है तो इसके चार्ज में देखो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये चार्ज कैसा हो जाएगा, इंक्रीज। तो ये जब चार्ज इंक्रीज होगा तो हम लोग ने ये देखा कि ये जब चार्ज इंक्रीज होगा तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि चार्ज अगर हमारे पास में इंक्रीज हो रहा है तो ये CH3 के कारण से हो रहा है, और चार्ज अगर किसी का इंक्रीज होगा तो उसकी स्टेबिलिटी, स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्टेबिलिटी, स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने ये देखा कि H+ रिलीज करने के बाद जो हमारे पास में आयन आ रहा है उसकी स्टेबिलिटी, स्थायित्व क्या है, बहुत ही कम। तो इस कारण से क्या होगा, ये जो एसिड होगा वो इतना इजीली H+ रिलीज नहीं करेगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट कौन कौन से लगाए हमने,
एक तो प्लस आई इफेक्ट होने से जो ये OH बॉन्ड है और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो ये H+ इजीली रिलीज नहीं करेगा। दूसरा साथ साथ में हमने ये कंसेप्ट लगाया कि नेगेटिव चार्ज अगर आता है H+ रिलीज करने के बाद, तो ये चार्ज इस प्लस आई के कारण से इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज। तो कहीं पे भी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है वो प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इस वाले केस में देखते हैं, जब एक क्लोरीन है, हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन का कैसा इफेक्ट, -I इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा, अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो बच्चों ये OH का जो बॉन्ड है वो कैसा हो गया, वीक हो गया कंपैरेटिवली, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं क्लोरीन के इफेक्ट के कारण से, जिस कारण से ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा तो ये H+ इजीली रिलीज कर देगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये मोर एसिडिक हो गया। फर्स्ट के कंपेयर में सेकंड कैसा हो गया, मोर एसिडिक। इस वाले से कंसेप्ट से भी इसको समझते हैं कि H+ जब रिलीज हो जाता है, उसके बाद में यहाँ चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव। -I क्लोरीन के इफेक्ट कारण से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, पुल हो रहे हैं, खींचे जा रहे हैं क्लोरीन के कारण से। तो बच्चों जब सब इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कोई चार्ज अगर डिक्रीज होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इस कारण से क्या होगा, ये आयन मोर स्टेबल होगा, तो इजीली H+ क्या करेगा, डोनेट करके आयन में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, इस फर्स्ट ऑप्शन से मोर एसिडिक। फिर पैरेलल यहाँ पर 2 क्लोरीन आ गए, तो इसकी एसिडिक नेचर बच्चों क्या होगी, और इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे 2 -I ग्रुप है, और थर्ड वाले के अंदर -I ग्रुप कितने हो गए, 3 हो गए। दैट्स वाई सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा, इस तरफ जाएंगे, जिससे ये OH बॉन्ड सबसे वीक हो जाएगा और इजीली सबसे ज़्यादा इजीली H+ रिलीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा ये जो पार्ट है ये हमारा हो जाएगा मोस्ट एसिडिक इन सभी में से, और ये वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, सबसे लीस्ट एसिडिक यानी मिनिमम एसिडिक। ठीक है, तो अब हमको क्वेश्चन यही बोलता है, क्वेश्चन हमारे को यही बोलता है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन कि इनमें से सबसे कम तीव्रता वाला अम्ल कौन सा है, लोवेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कौन सा है। तो कौन सा राइट आंसर जाएगा, बिल्कुल सही, CH3COOH, है ना। ये हमारा क्या है, सबसे कम तीव्रता वाला एसिड है। ठीक है, तो हमको याद रखना ये। तो ये तो हो गया इसका CH3COH आंसर। ठीक है, ये CH3COH तो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। और इसका जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। ये देखिए, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं सॉल्यूशन को। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो गया कंप्लीट। आइए अपन लोग चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी प्रजाति ऋणावेशित है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नेगेटिवली चार्ज। ओके, तो हम लोग बच्चों जानते हैं फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोनियम, है ना। कार्बोनियम पार्ट कौन सा होता है, जिसमें कार्बन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, है ना, और उसके पास में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बोनियम आयन हम लोग जानते हैं कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। ओके, तो इसके पास में इस टाइप से पार्ट आता है। मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल कौन सा होता है, जिसमें कार्बन जो होता है उस पर क्या होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नन ऑफ द अबव। तो आप समझ सकते हैं वेरी इजी आंसर कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, कार्बोनियम। ये होता है नेगेटिवली चार्ज। ओके, कार्बेनाइन कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन जेट 2013 में आया हुआ है। इसमें बोलता है क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा सबसे प्रबल क्षार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के एमीन के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, और इसके अंदर हम लोगों को उनका जब ऑर्डर पूछते हैं या कौन सा मोस्ट बेसिक है, कौन सा लेस बेसिक है, ये बताना होता है। तो बच्चों जब क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दिया हुआ, तो एमीन्स में हम लोग बताते हैं कि बेसिक नेचर होती है वो 2 डिफरेंट फेजेज में बताते हैं। फर्स्ट फेज जो होती है जिसमें वाटर ऐड होता है, उसको हम लोग कहते हैं जलीय प्रावस्था, इंग्लिश में हम लोग उसको कहते हैं एक्वस फेज। और सेकंड जो होती है उसको बोलते हैं गैस प्रावस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गैसियस फेज। तो आपको मैं दोनों ही ऑर्डर बता देता हूँ। ठीक है, पहले अपन उसको समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम लोग लेते हैं गैस फेज,
ठीक है, तो आपको याद रखना है गैस फेज के अंदर जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर होएगा 3 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा बेस होती है, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ये वाला आपको रेशियो याद रखना है, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला रेशियो आपको उस टाइम गैस फेज में याद रखना है। अगर हम लोग गैस फेज की जगह लेते हैं एक्वस फेज, है ना, वाटर वाली में, तो उसके अंदर हम लोग दो रिलेशन पढ़ते हैं कि अगर R की वैल्यू CH3 होती है तो उसका ऑर्डर हम लोगों को याद रखना है 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री, ये वाला याद रखेंगे आप। और अगर R की वैल्यू एल्काइल ग्रुप की वैल्यू हो जाती है C2H5 तो हम लोगों को याद रखना होता है 2 डिग्री देन 3 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर ये देखें कि गैस फेज है कि एक्वस फेज है। जैसा कि अभी हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आप लोग देख सकते हैं कोई भी फेज हमको मेंशन नहीं की है, कोई भी प्रावस्था एग्जामिनर नहीं बताई है, तब फिर हम लोग क्या करें। तो आप लोगों को जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसके अंदर कोई मेंशन नहीं किया हो, बताया नहीं हो कि कौन सी प्रावस्था कौन सी फेज लेनी है, तो आप लोग उसको ट्रीट करेंगे एक्वस फेज की तरह। कैसे ट्रीट करेंगे? एक्वस फेज यानी जलीय प्रावस्था। तो उसमें R की वैल्यू अगर CH3 है तो ये लगेगा ऑर्डर 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री, और जब R की वैल्यू C2H5 हो, इथाइल हो, तो लगेगा 2 डिग्री देन 3 डिग्री देन 1 डिग्री। तो आते हैं अब अपन अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे को ये बोलता है कि इनमें से कौन सा सबसे प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्गेस्ट जो बेस है वो कौन सा है। तो पहले अपन इनका फॉर्मूला लिख लेंगे, है ना। ट्राई मेथाइल एमीन, ये होता है हमारा ट्राई मेथाइल एमीन, जिसमें CH3 कितने होंगे 3 और ये जुड़े हुए होंगे किससे, एक नाइट्रोजन से। तो ये हो गया हमारा ट्राई मिथाइल एमीन। दूसरा डाई मिथाइल एमीन, ये क्या हो जाएगा, जिसके अंदर 2 मिथाइल जुड़े हुए होंगे और वो जुड़े हुए होंगे NH से। ठीक है, थर्ड पार्ट है, इसमें क्या होगा, हमारे पास में बेंजीन रिंग है और एनिलीन की इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है हमारा NH2, इसको कहते हैं एनिलीन। और फोर्थ ऑप्शन है मिथाइल एमीन। ठीक है, इनमें से बच्चों जो फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है, तीनों की तीनों एलिफेटिक एमीन होती है। एलिफेटिक अमीन वे अमीन है जो साइक्लिक नेचर की नहीं हो, चक्रीय नहीं हो, अचक्रीय होती है, उनको हम लोग क्या कहेंगे, एलिफेटिक कहेंगे। ओपन चेन होती है ये। और आपको ये याद रखना है कि जैसे ही हम लोग ओपन चेन एलिफेटिक की बात करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं एरोमेटिक एमीन से, तो एरोमेटिक एमीन के अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजन पर जो ये लॉन पेयर प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन के लॉन पेयर रिंग में रेजोनेंस के लिए चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? रेजोनेंस के लिए। और बच्चों जब ये रेजोनेंस के लिए चले जाते हैं तो नाइट्रोजन पे अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एनिलीन की जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब ये लॉन पेयर रेजोनेंस में आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और इसकी सेकेंड स्ट्रक्चर ये बन जाएगी। ये हो जाएगी इसकी सेकेंड स्ट्रक्चर। तो बच्चों आप लोग खुद देख सकते हैं कि बेस नेचर तब आता है जब नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर है वो इजीली किसी को डोनेट करें। तो हम लोग कहते हैं कि इजीली जब भी लॉन पेयर डोनेट होंगे वो उतनी ज़्यादा मोर बेसिक होगी, उतनी अधिक क्षारीय होगी। पर रेजोनेंस में ये इलेक्ट्रॉन चले जाने से देख सकते हैं आप नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो नाइट्रोजन पे लॉन पेयर अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि वो चले गए अनुनाद में भाग लेने के लिए, रेजोनेंस में भाग लेने के लिए चले गए। तो इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। इंग्लिश में कहते हैं इट इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स so that electrons that are lone pairs not present on nitrogen, अब ये नाइट्रोजन पर उपस्थित नहीं है तो ये रेजोनेंस में पार्ट लेने चले गए, तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, कम। तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि अगर हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक एमीन जैसे RNH2, ये ज़्यादा बेसिक्स होंगे किनकी नेचर में, जो एरोमेटिक एमीन होंगी उनकी नेचर में। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर।
तो एरोमेटिक एमीन थर्ड ऑप्शन जो होगा वो सबसे कम बेसिक होगा। हमको पूछा है सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा, तो अब अपने पास ऑप्शन बचते हैं 1, 2 एंड 3। जैसे कि हम लोग बता रहे हैं कि अगर कुछ नहीं मेंशन हो तो हम एक्वस फेज लेंगे, और आप लोग सब देख सकते हैं इसमें R की वैल्यू क्या ली है, CS3 है ना। तो R की वैल्यू CS3 तो बोलता है हमारा ऑर्डर कि 2 डिग्री जो होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है। तो इन सभी में से 2 डिग्री वाला ऑप्शन कौन सा है, ये सेकेंड वाला है ना। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है जेट 2014 में। ये क्वेश्चन हमें पूछता है कि क्लोरो एसिटिक एसिड से प्रबल होता है क्यों, वाई क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। तो अभी अभी इस टाइप का अपन क्वेश्चन करके आए थे। हमने बताया था कि जैसे कि ये तो होता है एसिटिक एसिड, और जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे क्लोरो एसिटिक एसिड से, तो बच्चों वापस से वही, यहाँ पर CH3 का कैसा होगा, ये होगा प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ पर इस क्लोरीन का कैसा होगा, इसका होगा माइनस आई इफेक्ट। ओके, तो ये तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो OH बॉन्ड और मजबूत होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। और आयन की बात हमने की थी कि अगर H+ रिलीज हो जाता है तो ये जो आयन बचता है पीछे CO-, वो इसके प्लस आई इफेक्ट होने से चार्ज क्या होता है, इंक्रीज, जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ये तो कैसा होगा, लेस एसिडिक। क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा तो क्या होगा, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी उस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इस कारण से ये वीक बॉन्ड हो जाएगा, जिससे ये इजीली H+ रिलीज करेगा। कंपैरेटिवली चार्ज की बात करें तो जब H+ रिलीज हो जाता है तो ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन उधर से पुल कर रहा है क्लोरीन, तो इसके चार्ज में क्या आएगी, नेगेटिव चार्ज में कमी आएगी, डिक्रीज हो जाएगा। चार्ज डिक्रीज हो जाएगा तो स्टेबिलिटी साइन की क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये वाला एसिड क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। अब क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम लोग इसका क्या आंसर देंगे। देखिए ऑप्शन बोलता है ये मिथाइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट के कारण होता है, बिल्कुल नहीं, वो तो उल्टा डिक्रीज कर रहा है। मिथाइल का तो माइनस आई इफेक्ट, ये काम का ही नहीं है। फिर है थर्ड ऑप्शन, क्लोरो समूह के प्लस आई प्रभाव से, इंग्लिश में द प्लस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरो ग्रुप। हम जानते हैं प्लस आई होता नहीं है, माइनस आई होता है। लास्ट ऑप्शन है क्लोरो समूह के माइनस आई से, माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरो ग्रुप, बिल्कुल सही, क्योंकि क्लोरीन का माइनस आई ग्रुप जो हो रहा है इसको मोर एसिडिक कर रहा है। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या जाएगा, 4, माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरो ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है मुक्त मूलक का निर्माण, जो क्वेश्चन आया था जेट 2014 में। हम लोग जानते हैं कि 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं। आइए अपन लोग उन प्रोसेस को पहले डिस्कस करते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो 2 प्रोसेस जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं कि एक हमने प्रोसेस ले लिया कि A बॉन्ड B, अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता के अंदर डिफरेंस नहीं है तो स्टूडेंट्स ये जो A का इलेक्ट्रॉन और ये जो B का इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर क्या होगा, बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट होगा। जब बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट होता है तो इसमें A का इलेक्ट्रॉन A पे चला जाता है, B का इलेक्ट्रॉन B पे चला जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर बनते हैं फ्री रेडिकल, A के पास A का इलेक्ट्रॉन, B के पास B का इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल। इसको बोलते हैं होमोलाइसिस, हिंदी में बोलते हैं इसको समांश विखंडन। और दूसरा केस कौन सा होता है, A बॉन्ड B, इसके अंदर क्या होता है, कोई सा भी एक दोनों इलेक्ट्रॉन को जब ले लेता है तो एक इलेक्ट्रॉन A पार्ट पे तो क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी, वो बन जाएगा पॉजिटिव, और B ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, कैप्चर कर लिए, तो उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस कंडीशन में बनते हैं आयंस, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेटेरोलाइसिस, हिंदी में बोलेंगे इसको विषमांश विखंडन। तो बहुत इजी है कि मुक्त मूलक का निर्माण, फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, तो कौन सा आंसर जाएगा, फर्स्ट। ओके, हिंदी में कहेंगे समांश विखंडन, इंग्लिश में कहेंगे होमोलाइटिक फिजन, है ना, होमोलाइसिस एंड हेटेरोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जेट 2014 में अगेन, दैट कि इनमें से नेगेटिव ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव का सही ऑर्डर क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट।
इसके लिए बच्चों आप लोगों को प्लस आई और माइनस आई की प्रायोरिटी के ग्रुप्स जो होते हैं उनको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जैसा कि ये वाला जो ग्रुप आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, ये किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन है माइनस आई इफेक्ट से। तो कुछ माइनस आई के जो पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अपन को माइनस आई के ऑर्डर लेने होते हैं तो माइनस आई ग्रुप के प्रायोरिटी जो ऑर्डर है वो किस टाइप से होते हैं। तो हमको वो कुछ ऑर्डर जो है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि हम लोग लेते हैं NR3+, इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर अपन लोग इसके बाद में आगे चलते हैं तो ये आता है NH3 पॉजिटिव। उसके बाद में अपन लोग आगे चलते हैं तो आता है NO2। NO2 के बाद साइनाइड, साइनाइड के बाद में एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप्स। ठीक है, इसके बाद में जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स। इसके बाद में हम लोग लेते हैं हेलोजन, जैसे फ्लोरीन, जैसे क्लोरीन, जैसे ब्रोमीन और जैसे आयोडीन। ठीक है, हेलोजेंस के बाद में हम लोग ले लेते हैं जैसे OH, OR, और उनके बाद में हम लोग ले लेते हैं जैसे C∧H टाइप का ग्रुप है ना। पहले मैं आप लोगों के लिए NH2 वाला बना देता हूँ, जैसे एमीन से रिलेटेड है ना, जैसे NH2। फिर C∧C पार्ट इधर बना लेते हैं। ठीक है, फेनिल ग्रुप, इसको हम लोग C6H5 भी बोलते हैं। और लास्ट के अंदर अपन ले लेते हैं हाइड्रोजन। तो ये मैंने कुछ ग्रुप्स तो बच्चों बहुत सारे होते हैं, पर हम लोग आप लोगों के लिए जैसे जो है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मैं ग्रुप लेकर आया हूँ। ये जो है ऑर्डर है हमारे पास में जो ये बताता है प्रायोरिटी ऑर्डर, यानी कि स्ट्रॉन्ग के अंदर आता है NR3 और ये क्या होगा माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। उसी की तरह से NH3 पॉजिटिव ये भी क्या करते हैं माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। फिर अपन आगे चलते हैं जैसे NO2, साइनाइड, देन एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलोजन इन ऑर्डर ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, OR ग्रुप, NH2 ग्रुप, C∧CH एल्काइन ग्रुप, देन फिनाइल एंड एट लास्ट हाइड्रोजन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अब आइए इससे रिलेटेड अपन अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है ये बताता है कि इनके अंदर ऑर्डर कौन सा सही है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर ब्रोमीन सबसे पहले दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, उसके बाद में NO2, जबकि हम लोग तो जानते हैं यहाँ देखिए NO2 जो है वो तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट देता है और हेलोजन यानी ब्रोमीन का आ रही है बाद में आ रही है। फिर थर्ड पे दे रहा है OC2H5 जो ये इससे रिलेटेड होगा, और लास्ट में C6H5। C6H5 तो बहुत नीचे आ रहा है, तो हमारे हिसाब से आप ऑर्डर बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा अपने हिसाब से ऑर्डर कौन सा आना चाहिए NO2, यानी हमारे लिए NO2 आना चाहिए सबसे पहले, सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट। फिर कौन सा आना चाहिए ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद में कौन सा आना चाहिए OR जैसे OC2H5, और लास्ट में कौन सा आना चाहिए C6H5 फेनिल ग्रुप। ये वाला ऑर्डर आएगा। अब आप चेक करें ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन हमारे किस में आ रहा है। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं ये ऑप्शन किसके अंदर आ रहा है थर्ड वाले में, यानी कि ये थर्ड आंसर जो है वो क्या होगा राइट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट 2014 के अंदर कि इथाइल हैलाइड से डाई इथाइल ईथर प्राप्त करने की अभिक्रिया किसका उदाहरण है। ऑप्शन आपके साथ में है, मैं इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ। द फॉर्मेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर फ्रॉम इथाइल हैलाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आप लोग ये याद रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं इस रिएक्शन की, तो पहले मैं आप लोगों के लिए रिएक्शन लिख देता हूँ। रिएक्शन ये है कि इथाइल हैलाइड, ये है इथाइल हैलाइड, और इससे ये रिएक्शन हमको बनानी है डाई इथाइल ईथर। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो रिएक्शन है जिससे हम लोग इथाइल हैलाइड से डाई इथाइल ईथर बना रहे हैं,
इसमें बच्चों हम लोग रिएक्शन किससे करते हैं, रिएक्शन करते हैं C2H5ONa से, जिसमें रिएक्शन में क्या होता है, ये जो Na है, ये Na वाला पार्ट इस X को लेकर क्या बना देता है, NaX, और रिमेनिंग पार्ट कौन सा रह गया, OC2H5, वो उससे जुड़कर क्या बना लेता है, ईथर बना देता है। तो इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, मैकेनिज्म क्या होती है, मैकेनिज्म इसमें ये होती है कि हम लोग देख सकते हैं कि ये जो C2H5O- बनेगा, ये बच्चों C2H5O- हमारे पास में है न्यूक्लियोफाइल। क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही। ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो ये अटैक करेगा तो यहाँ से ये किसको बाहर निकालेगा, X- को बाहर निकालेगा। तो अटैक करने वाला कौन है, नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल, और उसने यहाँ से X को रवाना किया और खुद यहाँ पर जाकर ऐड हो गया। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में क्या हुआ, हिंदी में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सेकेंड। ओके, तो ये सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, BHU 2014 में बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन बोलता है इनमें से कौन ज़्यादा क्षारीय है। ये वैसा कैसा आ गया, एक तरह से जो हम लोग नाइट्रोजन पे लॉन पेयर वाला कंसेप्ट पढ़ कर आए थे। तो आइए फटाफट इसको अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोगों को ये बताना है कि इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है उसको बनानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है एनिलीन, ये हो जाएगा एनिलीन, इस पर होंगे ये लॉन पेयर। सेकेंड ऑप्शन बेंजील एमाइन, ये होगा बच्चों बेंजील अमाइन। थर्ड ऑप्शन पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये पैरा नाइट्रो एनिलीन। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा एसिटेनिलाइड, इसको बोलते हैं एसिटेनिलाइड। चलिए आइए अब अपन लोग इन 4 के 4 को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। हमने जब 4 के 4 इन ऑप्शंस को देखा तो सभी हमको ऐसे दिखाई दिए जिसमें रिंग के ऊपर नाइट्रोजन है। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि डायरेक्टली जो NH2 ग्रुप रिंग से अटैच है वो किस किस में है। तो आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट के अंदर नाइट्रो ग्रुप जो है, नाइट्रोजन वाला, नाइट्रो ग्रुप नहीं सॉरी नाइट्रोजन, वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है रिंग से। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये लोन पेयर जो है वो किस में पार्ट लेने के लिए जाएंगे, रेजोनेंस में पार्ट लेने के लिए जाएंगे। तो बेसिक नेचर क्या हो जाता है, कम। जब हम लोग सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोग देख सकते हैं ये NH2 ग्रुप जो है ये रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये रेजोनेंस में पार्ट लेने के लिए नहीं जाएगा। ओके, थर्ड ऑप्शन के अंदर ये रेजोनेंस में पार्ट लेने के लिए जाएगा। और ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये भी रेजोनेंस कर रहा है। देखिए कैसे, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये जब ऑक्सीजन से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये कहाँ जाएगा, इधर। तो इस तरफ भी क्या होगा, डिलोकलाइजेशन। साथ साथ में ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस में पार्ट लेने के लिए भी जा रहे हैं। तो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है दोनों ही तरफ कॉन्जुगेशन से रिलेटेड है, संयुग्मन से रिलेटेड है, तो दोनों ही तरफ इसके क्या होगा, डिलोकलाइजेशन होगा, विस्थानीकरण होगा। मीन्स ये लोन पेयर यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। जब ये अवेलेबल ही नहीं है तो इस कारण से इसका बेसिक नेचर, क्षारीयता में क्या आएगी, बहुत ज़्यादा कमी। तो इसमें भी बच्चों कमी आएगी बेसिक नेचर में। रेजोनेंस यहाँ पर हो रहा है, इसमें भी कमी आएगी, इसमें भी कमी आएगी। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट रहेंगे, वो रेजोनेंस में पार्ट लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इस कारण से इन सभी के अंदर क्या होगा, इसका बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये लोन पेयर देने के लिए कंपैरेटिवली क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर क्या आएगा, सेकंड, यानी बेंजील अमाइन इज अ राइट आंसर। बेंजील अमाइन इज अ राइट आंसर। ओके, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। BHU 2014 में आया था ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? ये क्वेश्चन BHU 2015 से। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसके लिए अपन लोगों को ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स नहीं यानी इलेक्ट्रोफाइल पूछता है तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं वे होते हैं जो डेफिशिएंट हो इलेक्ट्रॉन की जिन पर कमी हो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की जिन पर कमी होती है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या हम लोग कह सकते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉन न्यून। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज वाले जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है पॉजिटिव चार्ज वाले, और दूसरा वो जिन पे चार्ज नहीं हो वो कैसा हो, न्यूट्रल हो, उदासीन हो। तो उनमें क्या होगा बच्चों, उनका अष्टक यानी ऑक्टेट क्या होगा, इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास में ऑप्शन होते हैं SO2 है ना, SO3, ठीक है, AlCl3, FeCl3, BH3, BF3, SnCl2, etc। तो ये जितने भी बच्चों अपन ने एग्जाम्पल बनाए ये सारे एग्जाम्पल जो होते हैं इन सबका क्या होता है, अष्टक यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जिससे वो भी कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट होते हैं चाहे पॉजिटिव चार्ज वाले जैसे Cl पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव है ना, और ऐसे बहुत सारे अपन पॉजिटिव वाले ले सकते हैं। तो अपने पास में क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा नहीं है। अभी अभी हमने बताया कि AlCl3 कैसा होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं यानी कि इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसी तरह से ये इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। और ये SO3 न्यूट्रल है लेकिन इस पर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये भी कैसा होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो कौन सा ऑप्शन बच गया है, फर्स्ट की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फर्स्ट की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, एमीन हम लोग जानते हैं, इस पर क्या होंगे, लॉन पेयर होंगे। तो बच्चों ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही की तरह। तो ये इसका राइट आंसर है फर्स्ट, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था BHU 2015 में जिसमें हमको पूछता है इनमें से कौन सा नाभिक स्नेही नहीं है। बच्चों याद रखेंगे ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे कि हम लोग पहले बोला था कि आपको एसिडिक वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, बेसिक वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं GOC से, थर्ड रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन आते हैं, और फोर्थ ये है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वगैरह फ्री रेडिकल, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आता है BHU 2015 में। क्वेश्चन बोलता है इनमें से कौन सा नाभिक स्नेही नहीं है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। तो आइए इसका भी अपन सॉल्यूशन कर लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं। न्यूक्लियोफाइल पार्ट हमारे उनको कहते हैं जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच यानी जिन पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। जस्ट उल्टा हो गया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभी पढ़कर आए। तो ये भी बच्चों क्या होंगे, 2 टाइप्स के होंगे। ऐसे जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले हैं जैसे हेलोजेंस है ना, क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह, ये इसके अलावा NH2 माइनस, ठीक है, OH माइनस, जिन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है वो सारे क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। और दूसरे न्यूट्रल जिन पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं हो तो बच्चों उदासीन। इसके एग्जांपल जैसे वाटर H2O, इन पे क्या होंगे, लॉन पेयर। जितने भी लॉन पेयर वाले हैं वो सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना, जो इजीली लॉन पेयर दे सकते हो। इसी तरह से अमोनिया, इस पे भी क्या होते हैं, लॉन पेयर। एमीन्स डिफरेंट टाइप की अभी अपन ने बताया था, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स सब क्या है, लॉन पेयर दे सकते हैं। तो वो सब क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो आइए क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अभी अभी हमने बताया नाभिक में न्यूक्लियोफाइल है ना, H2 अभी पढ़कर आए, इस पर क्या होता है, लॉन पेयर। NH3 भी पढ़कर आए, लॉन पेयर। एमीन भी पढ़कर आए, लॉन पेयर। तो ओनली एंड ओनली SO3 ऐसा है जो कैसा है, जिसका ऑक्टेट यानी अष्टक अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट है ऑक्टेट, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है जेट 2016 में, जो हमको बताता है कि पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक धनात्मक प्रेरक प्रभाव किसका होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शोज एज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम लोग जानते हैं, अगर हमको इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो माइनस आई का तो अपन ने ऑर्डर बताया ही था, आइए लगे हाथों अब हम लोग प्लस आई का भी बता देते हैं। प्लस आई के जो अपन लोग ऑर्डर लेते हैं उसके अंदर हम लोग लेते हैं O माइनस, ठीक है, फिर COO माइनस, और उसके बाद में एल्काइल ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप जैसे 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, इसका प्लस आई ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में, 2 डिग्री के कंपेयर में, 2 डिग्री, और उसके बाद में 1 डिग्री, और इनसे भी कम CH3 का, है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे कि अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग देख सकते हैं क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट रखता है, OCH3 भी माइनस आई इफेक्ट रखता है, NO भी माइनस आई इफेक्ट रखता है, तो ओनली ऑप्शन कौन सा बजा, प्रोपाइल ग्रुप। तो ये C3H7 वाला ग्रुप कौन सा है, प्रोपाइल ग्रुप। इसको ऐसा बना सकते हैं अपन लोग, CH3 CH2 CH2 डैश C3H7, इट इज़ अ एल्काइल ग्रुप। तो ये होगा हमारा राइट आंसर, है ना, कि ये कौन सा होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जेट 2017 में आया हुआ है कि पूछता है इनमें से कौन सा क्रियात्मक समूह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना। तो हम लोग जब मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं तो हम उसमें बताते हैं कि प्लस एम माइनस एम। प्लस एम ग्रुप वो होते हैं जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का कार्य करते हैं, और माइनस एम वो होते हैं जो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाने का काम करते हैं। तो बच्चों इसके अंदर हम लोगों को पूछता है कि ऑर्थो पैरा कौन सा है। हम लोग जानते हैं कि जो प्लस एम ग्रुप्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो जब भी कोई रिंग जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है कोई ग्रुप, है ना, ये जैसे कोई ग्रुप है, ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चों जब ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ, जिससे कि सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो इसकी सेकेंड स्ट्रक्चर बनती है रेजोनेंस की, उसमें ये जो जेड होगा इस पे तो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो इस पे चार्ज कैसा आ जाता है, नेगेटिव, है ना। तो हम लोग रेजोनेंस की स्ट्रक्चर जानते हैं। फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आती है, तो सेकंड केस में क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाते हैं तो इस पे नेगेटिव आ जाता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाते हैं तो इस पे नेगेटिव आता है। तो इन लोगों का जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितनी बनती है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उसके लास्ट में हम लोग इसका क्या बना देते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। और वो रेजोनेंस हाइब्रिड हमको ये बताता है कि इस ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर बच्चों कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये नेगेटिव चार्ज के लिए अटैक करने के लिए कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता है ऑर्थो पर और पैरा पर। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कर रहा है, ये ग्रुप के कारण ऐसा हो रहा है, इस ग्रुप के कारण ऐसा हो रहा है। तो इस ग्रुप के कारण ऐसे होने के कारण से ये इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करता है कि आप ऑर्थो पे और पैरा पे जुड़ सकते हैं, बिकॉज इट इज पॉजिटिव चार्ज, सो इजीली अट्रैक्ट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। दैट्स वाई दैट ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इस कारण से प्लस एम ग्रुप को हम लोग एक नाम और दे देते हैं, और वो नाम क्या हो जाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं अपन कि इनमें से कौन सा है। अब एक तो बहुत सारे जो एग्जाम्पल होते हैं प्लस एम के और माइनस एम के, तो आप उनको डायरेक्ट याद करो, है ना, कि प्लस एम के ग्रुप कौन कौन से होते हैं, माइनस एम के कौन कौन से होते हैं। और दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ जिसमें बिल्कुल गलती नहीं होगी, तो उसकी ट्रिक याद रख लीजिए। प्लस एम ग्रुप जो होते हैं उनके आप लोग इस तरह से ट्रिक याद रख सकते हैं कि बेंजीन रिंग से जो ग्रुप जुड़ता है, बेंजीन रिंग से जैसे जो भी ग्रुप जुड़ता है वो ग्रुप, उसके अंदर क्या क्वालिटी हो कि उसको हम लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि ये प्लस एम होगा,
या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो आपको याद रखना है कि प्लस एम ग्रुप की ट्रिक ये है कि रिंग से डायरेक्टली जो भी एलिमेंट जुड़ेगा, बच्चों मैं एलिमेंट कह रहा हूँ, तत्व कह रहा हूँ, है ना। जैसे कि हमने क्या किया, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। रिंग से जुड़ गया मान लीजिए OH, तो ऑक्सीजन पे लॉन पेयर होते हैं। इसी तरह से अगर कोई और ग्रुप जुड़ता है प्लस एम वाले, उन सब में डायरेक्टली जो एलिमेंट जुड़ेगा, देखिए OH में से डायरेक्टली रिंग से जो एलिमेंट जुड़ रहा है बच्चों, वो कौन है, ऑक्सीजन, है ना। तो उस पर लॉन पेयर प्रेजेंट है। अगर इस टाइप की कंडीशन हो कि रिंग से डायरेक्टली जुड़ने वाला एलिमेंट या तत्व उस पर लॉन पेयर है, तो बच्चों वो क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है और वो प्लस एम या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। दूसरा केस अगर हम लोग लेते हैं कि अब ये ग्रुप हुआ माइनस एम ग्रुप, तो उसकी ट्रिक क्या है, उसकी ट्रिक ये है कि माइनस एम ग्रुप वाले वो होंगे जिसके अंदर, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, रिंग है और इस रिंग से जुड़ रहा है मान लीजिए NO2 ग्रुप, ठीक है। तो जो डायरेक्टली एलिमेंट रिंग से जुड़ेगा उस पर कोई लॉन पेयर नहीं होंगे और वो एलिमेंट किसी ना किसी ऐसे से आगे एलिमेंट से जुड़ेगा जिसमें अनसैचुरेशन हो, असंतृप्तता हो, जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो वो बच्चों ग्रुप कौन सा होता है, माइनस एम, जिसको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं। तो ये प्लस एम वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया और माइनस एम वाला क्या हो गया, मेटा डायरेक्टिंग हो गया। तो क्वेश्चन आया है कि इनमें से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन सा होगा। तो बच्चों आइए अपन लोग इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन NO2, इसमें रिंग से जुड़ने वाला नाइट्रोजन, इस पर कोई लॉन पेयर नहीं है, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो ये तो कैसा होगा, माइनस एम या मेटा डायरेक्टिंग होगा। COH, इसमें रिंग से डायरेक्ट कौन जुड़ेगा, C पर कोई लॉन पेयर नहीं है, ये कौन सा होगा, माइनस एम होगा या हम लोग कहेंगे मेटा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन CHO में C जुड़ रहा है रिंग से डायरेक्टली, इसके पास में कोई लॉन पेयर नहीं है, ये भी कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग या माइनस एम ग्रुप होगा। और फोर्थ है OH में O पर क्या होते हैं, लॉन पेयर, है ना। इसकी OH की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, लॉन पेयर। तो लॉन पेयर होने से ये क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 4, OH होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट 2017 का, पूछता है कि एरोमेटिक यौगिकों में कौन से टाइप का प्रतिस्थापन होता है, कौन सा सब्स्टिट्यूशन होता है। तो एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे बेंजीन और उनके जैसे और स्ट्रक्चर वाले, इनके अंदर हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन के दौरान बच्चों क्या होता है कि कोई जब इन पर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं रिएजेंट की, तो रिएजेंट में दोनों पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन में हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब हम लोग रिंग को ऐसा बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है ना। नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, तो हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। तो बच्चों इस पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला अटैक करेगा तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, जबकि कोई नेगेटिव चार्ज वाला अगर अटैक करेगा तो उसको क्या मिलेगा, रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण मिलेगा, रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इजीली अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पर, और जब ये इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होते हैं यहाँ से किसको बाहर निकालते हैं, H+ को। तो जो इनसे प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है, सब्स्टिट्यूटेड यानी प्रतिस्थापित प्रोडक्ट बनता है, और वो फिर जुड़ जाएगा दूसरे वाले पार्ट से। तो ये रिएक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। रिएक्शन में क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन, तो सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन, तो रिएक्शन का टाइप हो जाता है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन, अभिक्रियाएं। तो बच्चों आंसर कौन सा जाएगा, बिल्कुल सही, इट इज फर्स्ट ऑप्शन, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, जेट 2017 का क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है BHU 2017 में, ऑप्शंस के साथ साथ में क्वेश्चन आता है सेम वापस से बेसिक नेचर का, कि निम्न में से कौन सबसे क्षारीय यौगिक है। अमंग द फॉलोइंग द बेसिक कंपाउंड, मैक्सिमम बेसिक, यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम बेसिक है ना,
ऑप्शन ध्यान, क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, मैक्सिमम बेसिक कौन सा होगा। तो बच्चों इनमें से जो मैक्सिमम बेसिक है उसको चेक कर लेते हैं, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है बेंजिल अमाइन, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बना लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बेंजिल अमाइन, अभी भी हम लोग इसको पढ़कर आए थे। सेकंड ऑप्शन है एनिलीन, ये सेकंड ऑप्शन हो गया, इट इज एनिलीन। थर्ड ऑप्शन एसिड एनिलाइड, एसिड एनिलाइड। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन है पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, सॉरी पैरा नाइट्रो एनिलीन है ना, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन अपन ये बना लेते हैं। ठीक है, अब जो कंसेप्ट हमारा सेम क्या है कि हम लोगों ने बताया था कि जब कभी भी लॉन पेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है जो बेसिक नेचर को बताता है, जो जितने इजीली लॉन पेयर डोनेट करता है वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। तो अगेन फर्स्ट ऑप्शन जो है इसके अंदर जो रिंग से ये NH2 वाला ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने नहीं जाएगा। सेकेंड ऑप्शन के अंदर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, थर्ड ऑप्शन में इधर भी पार्टिसिपेट करेगा और इधर भी करेगा, जैसा हमने बताया था पहले। और फोर्थ ऑप्शन में क्या है, लॉन पेयर पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में। तो आप देख सकते हैं 4 के 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ही ऐसा है जिसके अंदर लॉन पेयर डीलोकलाइज्ड रेजोनेंस में नहीं हो रहे, विस्थानीकरण इलेक्ट्रॉन का नहीं हो रहा है। और यही पूछता है कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हुआ, तो क्या आंसर आ जाएगा, बेंजील अमाइन। बेंजील अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, BHU 2017 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि आया हुआ है BHU 2017 में कि इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन के लिए सबसे अभिक्रियाशील यौगिक कौन सा है। द कंपाउंड दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ESR, दैट इज ऑप्शंस दिए। तो बच्चों इसके अंदर हम लोगों को जो पूछ रहा है क्वेश्चन, वो ये पूछना चाहता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा ESR कौन देता है। हम लोग अभी अभी पढ़कर आए थे 2 ग्रुप्स होते हैं, एक होता है +M और एक होता है -M। जो +M वाले होंगे वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी रिंग के इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, उसकी क्रियाशीलता भी क्या होगी, इंक्रीज। कौन सी क्रियाशीलता, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाली। इसके कंपेयर में -M वाले क्या करेंगे, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देते हैं, घटा देंगे तो उसकी ESR भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम लोगों को बढ़ाने के लिए पूछ रहा है, तो हमको कौन सा ग्रुप पूछ रहा है, अल्टीमेटली +M ग्रुप पूछ रहा है। ओके, टोलुइन का केस ले लेते हैं, यही ऑप्शन बना लेते हैं, ये होता है टोलुइन। ठीक है, ये होता है बेंजीन, बेंजोइक एसिड और नाइट्रोबेंजीन। आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्टली +M ग्रुप बना हुआ हो। तो बच्चों हम लोग जानते हैं यहाँ पे तो कोई ग्रुप नहीं है, इसकी रिएक्टिविटी एज यूजुअल रहेगी। NO2 ये कैसा आ गया, -M ग्रुप, तो ये रिएक्टिविटी को कम करेगा। COH भी -M ग्रुप, ये भी रिएक्टिविटी को कम करेगा। CH3 इसका +I इफेक्ट है ना, और साथ साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन का भी +H इफेक्ट, तो इसका आंसर ये क्या होगा, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, है कि नहीं। +M के जैसे रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, +I भी रखता है, +H भी रखता है, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन भी रखता है। दोनों ही कारण से रिंग की जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, क्रियाशील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोलुइन। ओके, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन BHU 2018 में सेम
कि कौन सा सबसे अधिक क्षारीय है, विच इज़ मोस्ट बेसिक। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इतने सारे अपन लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम के, तो एसिडिक, बेसिक, इन सब पे मेन क्वेश्चन आ रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पे और रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो ये वाला सेक्शन आप लोग सभी स्ट्रॉन्ग करें, इससे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करें इसकी घर पे। तो नेक्स्ट है सबसे अधिक क्षारीय, है ना, मोस्ट बेसिक कौन सा, हमको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। ये आया BHU 2018 में, बेंजामाइड। फर्स्ट ऑप्शन इसको अपन लोग बना लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बच्चों बेंजामाइड, तो ये बना दिया हमने बेंजामाइड। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बोलता है ब्यूटाइल एमीन, तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये ब्यूटाइल है, एन ब्यूटाइल एमीन। ये हो गया ब्यूटाइल एमीन। थर्ड नाइट्रोबेंजीन, ये हो गया हमारा नाइट्रोबेंजीन। और फोर्थ ऑप्शन है बेंजीन। हम लोग अभी अभी पढ़ कर आए थे इसी सेक्शन के अंदर कि जो एलिफेटिक एमीन्स होती है वो ज़्यादा बेसिक होती है किसके कंपेयर में, एरोमेटिक के कंपेयर में। तो बच्चों देखिए, ये जो नाइट्रोबेंजीन है इसका जो बेसिक नेचर होगा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेंजीन में कुछ नहीं। इसी तरह से आप जो इन दोनों की कंपेयर करें तो इसमें क्या होगा, NH2 के लॉन पेयर है, देखिए कॉन्जुगेशन में है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये यहाँ जाएंगे, तो अवेलेबल बेसिक नेचर के लिए नहीं है। जबकि एमीन के केस में ये इजीली क्या है, अपने लॉन पेयर को आगे क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर किसका होगा, एमीन्स का। तो राइट आंसर क्या होगा, ब्यूटाइल एमीन। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन BHU 2018 में कि सूर्य के प्रकाश मीन सनलाइट जो होती है उसमें कौन, उसके कारण से कौन सा डिसोसिएशन होगा, कौन सा विखंडन होगा। तो हम लोग पढ़ कर रहे थे कि जैसे जो भी हमारे पास में होमोलाइसिस प्रोसेस होता है वो UV लाइट, सनलाइट, HNU, है ना, इनकी प्रेजेंस में होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, होमोलाइटिक फिजन, है ना। इसमें क्या होगा, सूर्य के प्रकाश यानी सनलाइट में इस टाइप का फिजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BHU 2019 का कौन सा सबसे कम क्षारीय है, मिनिमम, लेस, सबसे लिस्ट बेसिक कौन सा है ना। तो देखिए ये ऑप्शन हमने ऐसा क्वेश्चन अब पहले भी करके आए थे और हमने बताया था कि एमीन्स के केस में जब तक कुछ ना कहा जाए तो आपको कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, एक्वस फेज वाला, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो है ये कौन सी है, 1 डिग्री एमीन, ठीक है। ये कौन सा है, 3 डिग्री एमीन, ये कौन सा है, 2 डिग्री एमीन। तो राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, 2 डिग्री, ठीक है। ऑर्डर जानते ही आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेट 2018 में भी आया, 19 में भी आया। पूछता है कि कौन सी इसमें से रिएक्शन है जो कि न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी है, इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों इनमें ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो हमको पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म इसमें आनी चाहिए। उसके लिए मैं अभी शॉर्ट में आपको इतना बता देता हूँ कि रिएक्शन मैकेनिज्म के कारण इसके अंदर जैसे जो भी नाम होता है रिएक्शन का, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जैसे इसमें नाम आता है न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक नहीं, वो पार्ट हमको ये बताता है कि रिएक्शन के अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, दर निर्धारण पद है, जो सबसे धीमी गति पद होता है, स्लोवेस्ट स्टेप होता है, उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट अपने पास में आता है न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक नहीं, वो अटैक कर रहा है। अगर उसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होता है उस स्टेप में जो स्लोवेस्ट होता है, हम उस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलते हैं। सेकेंड पार्ट जो किसी रिएक्शन का होता है वो बताता है हमको या तो वो रिएक्शन योगात्मक है या प्रतिस्थापन है। इंग्लिश में दैट रिएक्शन इज एडिटिव और सब्स्टिट्यूशन। तो वो हमको ये पार्ट बताता है कि अगर दो कोई रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट यानी अभिकारक आपस में रिएक्शन करके एक एडिटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं, योगात्मक उत्पाद बना रहे हैं, तो रिएक्शन होगी एडिशन, योगात्मक। अगर कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं लेकिन बी का कोई पार्ट जो है वो एक एक पार्ट को प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो इस हिसाब से हम लोग मैकेनिज्म बताएंगे। इसमें हमको ऐसी रिएक्शन चुननी है जिसके अंदर कोई रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए AB जिससे CD से हो रही है,
तो यहाँ का कोई ना कोई एक पार्ट, नेगेटिव पार्ट, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अटैक कर रहा है और वहाँ से किसको रिलीज करवा रहा है, बी नेगेटिव को रिलीज करवा रहा है। ऐसी रिएक्शन इसमें ढूंढनी है। आइए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है जो कि बताता है कि जब 2RX सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्केन बन रहा है वुड्स रिएक्शन, और उसके अंदर वुड्स रिएक्शन जो होती है उसमें कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा है और सब्स्टिट्यूशन जो पार्ट है इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सोडियम जो होता है वो तो मेटल होता है, वो कोई नेगेटिव चार्ज रखता नहीं है। सेकंड केस में हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन से H- जो फॉर्म है वो H- यहाँ पर नहीं बन रहा है, ये रिएक्शन कैसी, फ्री रेडिकल टाइप की। थर्ड पार्ट जो हो रहा है इसमें RX से Mg जुड़कर एडिटिव प्रोडक्ट बना रहा है RMgX, है ना, तो ये भी नहीं। और फोर्थ रिएक्शन में क्या हो रहा है देख सकते हैं आप लोग कि KOH से जब यहाँ पर OH- बनेगा, ये उन्हें OH- जब अटैक करेगा तो यहाँ से किसको बाहर निकालेगा, X- को, जिससे ये बन गए प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन होगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है OH- और सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन कर रहा है, ठीक है। तो ये 2018-19 का क्वेश्चन। नेक्स्ट ICAR 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन बोलता है आक्रमण करने वाले अभिकर्मक के प्रभाव में दिखने वाला निम्न में से कौन सा अस्थायी परिणाम है। इंग्लिश में द टेम्पररी इफेक्ट विच एग्जिबिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें एक पॉइंट आ रहा है टेम्परेरी इफेक्ट, है ना, हिंदी में अस्थायी प्रभाव। तो हम लोगों के जो 4 ऑप्शंस है उसमें से ये जो इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव है, ये एक ऐसा इफेक्ट होता है जो टेम्परेरी रहता है और ये केवल और केवल अटैक करने वाले रिएजेंट यानी अभिकर्मक पर डिपेंड करता है। तो ये इफेक्ट जो होता है वो क्या इफेक्ट होता है, शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ये पार्ट अपने पास में ये रहता है कि ये पार्ट देखिए कि हम लोगों ने जैसे क्या किया कि ये इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के बारे में हमको बताना है। तो ये इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट 2 टाइप्स का हो जाता है, +E और -E, ठीक है। तो हमने इसका एक एग्जांपल ले लिया, जैसे हमने डबल बॉन्ड से रिलेटेड कार्बन ले लिए, हमने इस पे 2 टाइप के रिएजेंट का पार्ट कराया। अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज वाला, जैसे E पॉजिटिव, है ना, उसकी प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला हो या कोई नेगेटिव चार्ज वाला हो, ये बच्चों क्या हो गया हमारा रिएजेंट। ये क्या हो गया रिएजेंट, अभिकर्मक। इनके कारण से इन डबल बॉन्ड से रिलेटेड कार्बन्स में पोलराइजेशन यानी ध्रुवण हो जाता है, जिससे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पे चले जाते हैं तो इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हो रहे हैं, इनके कारण से अगर हम लोग इनको यूज़ में फिर लेते हैं तो अगर पॉजिटिव वाला अटैक करेगा तो वो तो कहाँ जाएगा नेगेटिव पर, तो कंडीशन बनेगी +E की, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव वाला अटैक करेगा तो बच्चों ये कहाँ जाएगा पॉजिटिव पर, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा तो ये कंडीशन रिलेटेड रहेगा -E से। तो ये दोनों ही इफेक्ट जो आते हैं इलेक्ट्रोमैरिक जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये उन रिएजेंट्स के होने के कारण से ये पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियली आंशिक रूप से डेवलप हो रहे हैं, जिससे ये इफेक्ट शो हो रहा है। अगर इनको हम लोग नहीं लें या इनको रिमूव कर दें तो ये इफेक्ट अगेन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनेंगे। तो ये जब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनेंगे तो उस केस के अंदर क्या होगा कि ये वाले जो पार्ट है जब ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहेंगे तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा कि अगर हम लोगों ने ये लिया कि आक्रमण करने वाले अभिकर्मक में कौन सा अस्थायी है, टेम्परेरी है, तो बच्चों इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा ये वाला पार्ट इलेक्ट्रोमैरिक, ठीक है। तो ये इस तरह से ध्यान रखना। बाकी जो हमको ऑप्शन है इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक और रेजोनेंस, ये सारे कैसे हैं, ये सभी एक परमानेंट टाइप के इफेक्ट होते हैं और ये इफेक्ट जो होंगे लगते हैं तो ये किसी रिएजेंट के कारण से नहीं लगते, वो उनके अंदर ही अवेलेबल होते हैं मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट BHU 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सा गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट,
तो बच्चों इसमें हमको फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि C2H4 में एडिशन होता है, बिल्कुल सही, हम जानते हैं एल्कीन के अंदर एडिशन रिएक्शन होती है। सेकंड ऑप्शन है C2H2 यानी एल्काइन में भी एडिशन रिएक्शन होती है। थर्ड बोलता है कि फिनॉल में बेंजीन रिंग है, इस कारण से ये बेसिक नेचर का होता है, हम जानते हैं फिनॉल तो एसिडिक होता है, तो थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है। और फोर्थ तो जो है, सॉरी थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है। फोर्थ जो है वो बोलता है फिनॉल एसिडिक होते हैं बेंजीन रिंग के कारण से, बिल्कुल सही। बेंजीन रिंग जो होगी उसके अंदर क्या होगा, बेंजीन रिंग OH वाला जो पार्ट है उसके OH पार्ट H इजीली रिलीज हो जाता है, और O माइनस बेंजीन रिंग के पार्ट होने से क्या होगी, स्टेबलाइज हो जाएगी, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। तो इसके अंदर राइट क्या है कि मैं क्वेश्चन पूछता कौन सा गलत है, तो ये गलत है क्योंकि फिनॉल बेसिक नेचर का नहीं है, कैसा है, एसिडिक नेचर, ठीक है ना। नेक्स्ट BHU 2014 का क्वेश्चन बोलता है कि एक प्रतिबिंब रूपी अगर अम्ल की रिएक्शन अल्कोहल के रेसिविंग मिक्सचर से कराते हैं जिसमें 1 कायरल कार्बन है, तो कौन सा एस्टर प्राप्त होगा। एन एनोन्शियोमेरिकली प्योर एसिड इज ट्रीटेड विद a receiving mixture of an alcohol and having that 1 chiral carbon, then the ester formed will be। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर अपन लोग इसको सॉल्व करें तो हम लोग रिएक्शन जानते हैं कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो जब किसी अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो उसमें से क्या रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल, है ना। और ये रिएक्शन जो होती है वो होती है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, जिससे रिएक्शन करने पे बनता है एस्टर RCOOR प्लस H2। ये तो हो गई इसकी रिएक्शन। अब हमको ये बोल रहा है कि ये जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा है, एनेंशियोमर के रूप में। एनेंशियोमर मीन्स मिरर इमेज है, मीन्स ये वाले जो पार्ट रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के, इसके अंदर कोई ऐसा पार्ट लेगा जिसके अंदर 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड अपन बना लेते हैं, जैसे ये बना लिया, तो बच्चों ये जो हमारे पास में कैसा है, कायरल कार्बन है, और ये कैसा होगा, एनेंशियोमर होगा। इसमें आप लोग गौर से देख सकते हैं, एक तो इसका हाइड्रोजन, एक से जुड़ा हुआ ये क्लोरीन, एक CH3 और एक ये COOH। 4 के 4 ग्रुप बच्चों कैसे हैं, डिफरेंट है ना। 4 के 4 ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं ये कैसा होगा, ये एनेंशियोमर बनाएगा, है ना, प्रतिबिंब समावयवी बनाएगा। इसकी रिएक्शन हमने करी है अल्कोहल से। अल्कोहल क्या बोल रहा है, वो है रेसिविंग मिक्सचर, मींस इसकी रिएक्शन कराते हैं एक ऐसे अल्कोहल से जिसमें D भी है और जिसमें L भी है। क्लॉकवाइज रोटेशन वाला भी ग्रुप है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाला ग्रुप भी है। तो जो इसका तो ऑप्टिकल रोटेशन है ना, टोटल ऑप्टिकल रोटेशन यानी कि कुल प्रकाशीय घूर्णन क्या है, 0, क्योंकि इसके अंदर D और L दोनों प्रेजेंट है, तो प्लस फॉर्म का है, रेसिविंग मिक्सचर है। इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से रिलीज क्या होगा, OH रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, OH। तो ये CO वाला ग्रुप तो ऐसा कैसा रहेगा। इस पर जब हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल वाला ग्रुप इस CO पे अटैच हो जाता है। जब ये अल्कोहल वाला CO पे अटैच होगा तो देखिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर CH3 CH Cl ये वाला पार्ट तो ऐसा कैसा रहेगा, और ये जो CO वाला पार्ट है जब इससे अल्कोहल वाला पार्ट जुड़ेगा, है ना, इससे जब जुड़ेगा अल्कोहल वाला पार्ट, जैसे उसको अपन ऐसा बना लेते हैं, वो या तो होगा D या L, और लास्ट के अंदर ये H रिलीज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एस्टर बन जाएगा, COOR, इस टाइप से बन जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी प्रोडक्ट की, ये एक बार D से रिलेटेड जो पार्ट आता है वो कॉन्फ़िगरेशन जो देगा, और दूसरा नेक्स्ट पार्ट L से रिलेटेड जो होगा वो अपना कॉन्फ़िगरेशन देगा। तो दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन सेम टाइम के होंगे, और ये जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्रोडक्ट होंगे डायस्टीरियोमर। कैसे होंगे, डायस्टीरियोमर। तो ये डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, जिनके कॉन्फ़िगरेशन जो होगा उनके अंदर केवल पोजीशन अरेंजमेंट चेंज होगी ग्रुप की, बाकी वो D और L नहीं होंगे। तो जब इससे 2 डायस्टीरियोमर बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 डायस्टीरियोमर, हिंदी में इसको बोलेंगे विवरिम समावयवी, विवरिम समावयवी ये बनेंगे। तो ये कैसे होंगे, प्रकाशिक सक्रिय होंगे। हम जानते हैं डायस्टीरियोमर कैसे होते हैं,
प्रकाशिक सक्रिय, ऑप्टिकल एक्टिव। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन पूछता है नंबर 1, एक प्रकाशिक सक्रिय मिश्रण एन ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर। ये लीजिए, पहला ही ऑप्शन राइट है, क्योंकि हमारे इस रिएक्शन से बने 2 डायस्टीरियोमर, 2 विवरिम समावयवी, और दोनों ही कैसे होंगे? ऑप्टिकल एक्टिव। तो राइट आंसर फर्स्ट जाएगा। दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं, ए प्योर एनेंशियोमर, यानी कोई सा भी एक प्योर एनेंशियोमर, जबकि ऐसा नहीं है, एनेंशियोमर नहीं है, तो डायस्टीरियोमर है। नेक्स्ट, ए मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये तो ऑप्टिकल एक्टिव है, डायस्टीरियोमर है, विवरिम समावयवी, और एक रेसिमिक मिक्सचर, D+L नहीं बन रहा है इसमें। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? फर्स्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आया हुआ है BHU 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक जो नाइट्रेशन के लिए सर्वाधिक सक्रिय है। क्वेश्चन आया हुआ BHU 2014 में। द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स नाइट्रेशन इज कंपाउंड इज। तो बच्चों, ये वापस से वही रिएक्शन जो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, वो नाइट्रेशन ज़्यादा देंगे, तो हमको इसमें +M ग्रुप खोजना है। ठीक है, टोलुइन क्या होता है? बेंजीन रिंग से जुड़ा CH3, ये बेंजीन, ये बेंजोइक एसिड, और ये नाइट्रोबेंजीन। तो बच्चों पहला आया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? टोलुइन, है क्या नहीं? सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। ये रूल को क्या कहते हैं? द नेगेटिव पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल एडेड ऑन दैट कार्बन ऑन विच लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट। सो दिस रूल इज, हम लोग जानते हैं ये रूल कौन सा है? मार्कोनिकॉफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड, मार्कोनिकॉफ, है ना। SN1 अभिक्रिया के अंदर इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट होता है? बच्चों SN1 SN2 ऑलरेडी बहुत ही फेमस रिएक्शन है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो आपको याद होगा कि SN1 रिएक्शन वो होती है जिसमें पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन यानी कार्बोकैटायन बनता है, और SN2 के अंदर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, इनमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कार्बोकैटायन, है ना, ये बनता है इंटरमीडिएट। BHU 2016 में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन BHU 2017 का, कि SN2 के लिए इनमें से कौन सा रिएक्टिविटी ऑर्डर राइट है? SN2 रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर हम लोग क्या जानते हैं कि कोई एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है किसी न्यूक्लियोफाइल से। जैसे हमने ले लिया OH-, तो वो न्यूक्लियोफाइल नाभिक से नहीं बैक साइड अटैक करता है और किसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट करता है? X को, और जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हमारे पास में कैसा बनता है? वो प्रोडक्ट हमारे पास में बनता है इन्वर्टेड प्रोडक्ट। क्या बनता है? इन्वर्टेड प्रोडक्ट। प्रतिपन होता है उसमें, जिसको वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन प्रतिपन भी कहते हैं। तो बच्चों ये X जितना इजीली रिलीज होगा उतना ही OH फास्टली R से जुड़कर प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट को फास्ट बनने के लिए जो ये रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता फास्ट कब होगी? जब ये X- बहुत ही इजीली रिलीज हो जाए, यहाँ से निकल जाए। और हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग इन 4 ऑप्शंस को लेते हैं, RF, RCl, RBr और RI, तो हम लोग जानते हैं I की साइज जो है वो सबसे बड़ी होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के कंपेयर में आयोडीन की साइज सबसे बड़ी होती है, जिसके कारण से ये जो बॉन्ड होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इस कारण से ये I- की फॉर्म में सबसे इजीली रिमूव होगा और ये रिएक्टिविटी उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें जो ऑर्डर आएगा वो साइज के अकॉर्डिंग हम जानते हैं बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th, RI, then RBr, then RCl and then RF. The reactivity order of related to both SN1 and SN2. SN1 के लिए भी यही रिएक्टिविटी रहेगी और SN2 के लिए भी यही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन BHU 2018 में कि इनमें से कौन सा सबसे आसानी से नाभिक स्नेही संयोजन देता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, द मेन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। एल्डिहाइड कीटोन की मुख्य अभिक्रिया है नाभिक स्नेही योगात्मक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आइए अपन ये जो क्वेश्चन है उसकी मैकेनिज्म से आया हुआ है।
इसको अपन लोग समझेंगे। तो बच्चों हमारे पास में जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बोनाइल कार्बन होता है, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है कार्बन से, तो इस पर आता है पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। और हम जो इसकी रिएक्शन कराते हैं रिएजेंट से, उसमें ये इलेक्ट्रोफिलिक भाग और ये न्यूक्लियोफिलिक भाग है। तो बच्चों इससे जो रिएक्शन होगी उसमें आप देख सकते हैं कि इस कार्बन पर इजीली कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, नाभिक स्नेही भाग। अब रिएक्शन ये बोलता है कि इनमें से सबसे आसानी से नाभिक स्नेही एडिशन कौन देगा, यानी रिएक्टिविटी हाईएस्ट किसकी होगी। तो रिएक्टिविटी हाईएस्ट किसकी होगी, उसके लिए हमको क्या ध्यान रखना है कि जितने केस दिए हुए हैं उन केस के अंदर न्यूक्लियोफाइल सबसे ज़्यादा किस पर रिएक्ट करेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा कि कार्बन का इनमें से 4 के 4 ऑप्शन में से किस में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, ये नेगेटिव उतना ही इजीली उस पर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये मेन मैकेनिज्म का पार्ट है कि जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन होगा, कौन सा कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन है ना, ये कार्बन कौन सा है, कार्बोनाइल कार्बन, जितना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जितना विद्युत धनावेशित होगा, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, वो नेगेटिव उतना ही इजीली अट्रैक्ट होगा, है ना। तो ये था हमारा कंसेप्ट। अब देखिए 4 के 4 ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन HCHO, दूसरा ऑप्शन है CH3CHO, थर्ड ऑप्शन एसीटोन, फोर्थ ऑप्शन इट इज प्रोपेनॉल। Now students, in all and each case ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन यहाँ पर लेगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो सभी केस के अंदर कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, पार्शियल बना देते हैं, सारे पार्शियल। तो देखिए 4 के 4 ऑप्शन में पॉजिटिव तो आ गया कार्बन पे। अब जिसका पॉजिटिव चार्ज जिसका ज़्यादा है, न्यूक्लियोफाइल उस पर इजीली अटैक करेगा। तो देखिए यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से जुड़ रहे हैं 2 हाइड्रोजन, इनका प्लस आई इफेक्ट वेरी लेस, इनका कोई विशेष रोल यहाँ पर नहीं है, 0। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक तरफ तो है CH3, एक तरफ है H का तो चलो 0 हो गया, लेकिन इस CH3 का कैसा इफेक्ट आएगा, प्लस आई इफेक्ट आएगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा कार्बन की तरफ। बच्चों देखिए, स्टूडेंट सी हियर दैट व्हेन द प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल अप्लाइड हियर, ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन सारे पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के पास में, तो इलेक्ट्रॉन गेन किए पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन ने, दैट्स व्हाई द पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेज हियर। एंड पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेज का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कम हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल उस पर उतना ज़्यादा अटैक नहीं करेगा। नेक्स्ट केस CH3 डबल हो गया प्लस आई इफेक्ट, तो डबल प्लस आई इफेक्ट हो गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, है कि नहीं। और नेक्स्ट केस, इसमें यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है इथाइल ग्रुप, तो इथाइल ग्रुप का जो इफेक्ट है, ये इथाइल ग्रुप का जो इफेक्ट है, ये इथाइल ग्रुप का इफेक्ट इस मिथाइल से क्या है, ज़्यादा, तो है ना, इसका CH3 का जितना प्लस आई इफेक्ट होगा उससे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होगा, इथाइल ग्रुप का। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज जो क्या होगा, डिक्रीज होगा।
इसमें भी डिक्रीज हो रहा है, इसमें भी डिक्रीज हो रहा है बहुत ज़्यादा, और इसमें भी बहुत डिक्रीज हो रहा है। सबसे ज़्यादा डिक्रीज इसमें हो रहा है, तो सबसे कम रिएक्टिव ये होगा, फिर ये, इसका मतलब यहाँ पर कोई पॉजिटिव डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल सबसे ज़्यादा जो अटैक करेगा वो बच्चों किस पर करेगा, इस पर करेगा। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे इजीली एडिशन किस पर होगा, तो रिएक्टिविटी बतानी थी, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, नंबर 1 फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए BHE 2018 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जेड 2018 का कि इनमें अम्ल की प्रबलता का घटता हुआ क्रम बताइए, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीज वाला ऑर्डर बताइए। तो आइए पहले अपन इन ऑप्शंस को लिख लेते हैं। एक तो दिया हुआ इनमें पैरा नाइट्रोफिनॉल, है ना। तो स्टूडेंट्स एक अपन बना लेते हैं, ये लीजिए पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसको कंपेयर करना है मेटा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से। तो हमने बना लिया ये मेटा नाइट्रोफिनॉल, और ये बना लिया हम लोगों ने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये ऑर्थो वाला है, ये मेटा वाला है, और ये पैरा वाला है। अब देखिए हमको पूछ रहा है कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, है ना। इनका पूछता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, घटता हुआ क्रम बताना है। बच्चों हम लोग जब इनको कंपेयर करते हैं फिनॉल से, तो ये फिनॉल से जो होंगे ज़्यादा एसिडिक होंगे, क्योंकि यहाँ NO2 ग्रुप क्या है, -M ग्रुप और -I दोनों रखता है। और हम जानते हैं कि जब ये -M -I दोनों रखता है ऑर्थो पैरा पर, तो इस केस में जब हम पैरा लेते हैं, इस केस में ये अपना -M इफेक्ट भी शो करेगा, -I इफेक्ट भी शो करेगा, जिसके कारण दोनों कारणों से ये कुल मिला के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है, विड्रॉ करता है, जिससे क्या होगा, OH बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा OH बॉन्ड वीक हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसने ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन को खींचा, अट्रैक्ट किया, विड्रॉ किया, तो ये OH बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो सकता है। जब ये OH बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, H+ इजीली डोनेट कर देगा, तो उसकी एसिडिक नेचर क्या होगी, ज़्यादा। सेकंड केस मेटा पोजीशन पे M इफेक्ट नहीं लगेगा, केवल और केवल कौन सा लगता है, -I इफेक्ट लगता है। तो इस केस के अंदर NO2 जब मेटा पोजीशन पे होता है, ओनली -I इफेक्ट लगेगा, -M नहीं लगेगा, क्योंकि -M कहाँ लगता है, ऑर्थो और पैरा पे ही लगता है। तो ये -I इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खुद की ओर अट्रैक्ट तो करेगा, पर इसके कंपेयर में कम करेगा, तो OH बॉन्ड उतना ज़्यादा वीक नहीं होगा, तो ये होगा लेस एसिडिक पैरा के कंपेयर में। अब ऑर्थो की बात करें, यहाँ ऑर्थो पे -M भी लगेगा, -I भी लिखेगा, तो इसकी टक्कर अब बच्चों किसके साथ में होगी, इस पैरा वाले के साथ। यानी अब हमको ऑर्थो और पैरा को कंपेयर करना है, -M -I दोनों ही केस में लग रहा है। हम जानते हैं कि -M ग्रुप तो इनका दोनों का सेम रहेगा। अब I इफेक्ट की जब कंपेयर करते हैं, तो जितना पास में कोई ग्रुप होता है, हम लोग जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव डिस्टेंस यानी दूरी पर डिपेंड करता है, कि जितनी ज़्यादा उसकी डिस्टेंस दूर होगी वो इफेक्ट कम होता जाता है। यहाँ पर NO2 ग्रुप OH के सबसे पास में है, तो इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव इसका सबसे ज़्यादा लगेगा ऑर्थो पर, किसके कंपेयर में, पैरा के कंपेयर में। तो हम लोग जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट जो है यानी प्रेरणिक प्रभाव जो है, ये -I वाला, ये ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा, फिर मेटा पे और फिर पैरा पे, ही हम जानते हैं। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होना चाहिए, ऑर्थो होना चाहिए। ऑर्थो के बाद में पैरा और पैरा के बाद में मेटा। लेकिन ये बच्चों जो हमने बनाया कि सबसे पहले ऑर्थो, उसके बाद में पैरा और फिर हमें मेटा, ये हम लोग इस क्वेश्चन की तुलना कर रहे हैं ना, ये हमारा आना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि माइनस इंडक्टिव इफेक्ट इस कंडीशन में लगता है, तो ये सबसे ज़्यादा रिलीज करेगा रिंग से और O से इलेक्ट्रॉन्स, विड्रॉ करेगा, तो OH बॉन्ड सबसे ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो हमारा ऑर्डर तो ये बनना चाहिए, पर बच्चों ये ऑर्डर हो जाता है रॉन्ग।
और बच्चों का क्वेश्चन जो है ये इसका आंसर हो जाता है गलत। ऐसा क्यों हुआ? जब हमने सारी कंसेप्ट सही लगाए हैं तो हमारा ये गलत क्यों हुआ? इसलिए बच्चों गलत हो गया कि यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ आ जाती है और वो केस आता है इस ऑर्थो का। इसमें स्पेशल चीज़ जो आती है वो आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना? क्या आ जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग बता रहे हैं, इसमें ये तो फिनॉल का OH और ये जो NO2 ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप इसकी जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के साथ में क्या बना देती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है। NO2 की ऑक्सीजन इसके साथ में क्या बना लेती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है तो इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंत अणुक हाइड्रोजन बंधता। तो ये होने के कारण से बच्चों ये बॉन्ड थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो ये इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने से क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। ये OH अब इतनी आसानी से बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। किसकी कंपेयर में? पैरा के कंपेयर में। इसके स्पेशल होने के कारण से ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है स्पेशल, इंपॉर्टेंट। तो याद रखें, जब हम लोग ऑर्थ और पैरा का कंपैरिजन करेंगे इस केस में, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से ये कम H+ रिलीज करेगा। किसके कंपेयर में? पैरा के कंपेयर में। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा? सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा पैरा, पैरा के बाद में नंबर आएगा ऑर्थ होगा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा? मेटा। ये हमारा होगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो सॉल्यूशन प्रोवाइड मैंने आपको करा दिया, ऑप्शन चुन लेंगे। राइट आंसर कौन सा होगा? पैरा, फिर ऑर्थो और फिर मेटा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड। इस कारण से ये होगा। इसका रीजन ऑर्थो का इंट्रामोलिकुलर अंत अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेटा वाला तो सबसे कम हो गई, बता दिया अपन ने। ये होता है इसका सॉल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जेट 2018 का। नेक्स्ट क्वेश्चन एसिडिक पूछ रहा है, कौन सा मोस्ट एसिडिक, है ना? तो फिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, एनिसोल एंड रिसोर्सिनॉल। आइए सॉल्व करते हैं। BHU 2019 का क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज फिनॉल, सेकंड ऑप्शन पैरानाइट्रोफिनॉल, थर्ड ऑप्शन एनिसोल, it is anisole, and fourth option resorcinol. ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये हमने 3 आपके लिए बना दिए, सॉरी 4 के क्या बना दिया? स्ट्रक्चर बना दिया। और अपन को ये पूछता है कि इनमें से कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो हम जब इनको कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं OCH3 जो ये एनिसोल वाला पार्ट है, इसमें तो इजीली H+ रिलीज नहीं होता, तो ये तो पार्ट कट हो गया। अब अपन को इनको कंपेयर करना है। फिनॉल में कोई एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? सबसे लेस हो गया। अब अपन को कंपेयर करना है पैरानाइट्रोफिनॉल को और रिसोर्सिनॉल को, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो याद रखेंगे कि जैसे यहाँ पर 2 OH ग्रुप्स है मेटा पोजीशन पे, यहाँ पर OH के पैरा पे कौन है? NO2, और NO2 का बहुत ही ज़्यादा माइनस है, -I, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिलीज करेगा, OH बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। इस कारण से क्या होगा? ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। राइट आंसर इज पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जेट 2019 में आया है कि कीटोन और हाइड्रोजन साइनाइड से जो साइनोएड्रिन बनता है वो किसका एग्जांपल है? द फॉर्मेशन ऑफ साइनोएड्रिन फ्रॉम कीटोन एंड हाइड्रोजन साइनाइड इज ए एग्जांपल। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। वेरी इजी, कार्बोनाइल कंपाउंड की मेन रिएक्शन है ये। तो हमने अभी पढ़ा था कि कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, उसकी रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तो ये बनेगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन पर और कार्बन पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो इस पे ऐड होगा पॉजिटिव पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव आएगा इस नेगेटिव पे। इनसे जो रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा? CNuOE। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट बना ये है एडिटिव प्रोडक्ट,
योगात्मक उत्पाद, है ना। योगात्मक उत्पाद किसको बोलते हैं? जिसके अंदर ए और बी जब रिएक्ट करें तो वो ए बी बना ले, पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट बन जाए दो से रिएक्शन करने पर, तो उसको बोलते हैं एडिटिव प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन है, इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो इसका नाम हो गया न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही, और एडिटिव प्रोडक्ट होता है तो इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो क्या नाम हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हिंदी में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकेंड ऑप्शन हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये साइनोहाइड्रीन का निर्माण जो है उसको बता देते हैं। अब ई की जगह साइनोहाइड्रीन की रिएक्शन जो होती है तो हम लोग ई की जगह लेते हैं एच, क्या ले लेते हैं? एच ले लेते हैं, और एन यू की जगह ले लेते हैं सी एन। तो एच सी एन को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर तो कौन जाएगा? सी एन, ये हो गया हमारा सी एन, और यहाँ पर कौन जाएगा? एच, ओ एच, ठीक है। तो ये जो बच्चों पार्ट बनता है जिसमें हमारे प्रोडक्ट में OH और CN, साइनो एन हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसको अपन क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रीन, है ना। तो ये साइनोहाइड्रीन एग्जांपल इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट 2019 में जो रिएक्शन दिख रही है ये कौन सी है? हम लोग जानते हैं, मार्कोनिकॉफ का रूल भी लगाते हैं कि ये हमारे पास में एल्कीन की रिएक्शन है जिसमें जब HBr का एडिशन टू टाइप्स का होता है। अगर HBr ऐड कराते हैं डायरेक्टली तो बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, और अगर हम लोग लेते हैं उसके अंदर HBr विद पेरोक्साइड तो उसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये रिएक्शन कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। ये एल्कीन की मुख्य अभिक्रिया होती है। इन रिएक्शन में होता क्या है कि जो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। CH3 का प्लस आई इफेक्ट होगा, तो प्लस आई इफेक्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, इसमें H पे आ जाएगा पॉजिटिव, Br पे आ जाएगा नेगेटिव। तो ये Br वाला नेगेटिव कहाँ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव पर, और ये पॉजिटिव वाला H कहाँ पर अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव पर। तो देखिए ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, है ना। नेक्स्ट, BHU 2019 में कौन सा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? विच वन इन द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल? ऑलरेडी हम लोग इसके क्वेश्चंस करके आ गए। तो ये देखिए पॉजिटिव चार्ज वाला ये क्या इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर माइनस आ गया, इसको न्यूक्लियोफाइल बना देगा। H2O के अंदर ऑक्सीजन पे लॉन पेयर होते हैं, NH3 पे N पर लॉन पेयर होते हैं। तो राइट आंसर इज NO2 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, BHU 2012 में, ये अपन पहले भी डिस्कस करके आ गए थे, सेम क्वेश्चन है। मैंने बताया था ये पहले भी आया हुआ है, 13 में भी आया हुआ है और 12 में भी आया हुआ है। इसमें हमने देखा कि 3 क्लोरीन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये सबसे ज़्यादा क्या होता है? एसिडिक। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, BHU 2012 का क्वेश्चन जो कि है एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। ओके, देखिए बच्चों, कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मुश्किल क्वेश्चन, क्योंकि हमको उसके अंदर कंसेप्ट सारे यूज करने होते हैं। तो ये क्वेश्चन बोलता है कथन यानी कि एसर्शन, हैलोजन प्रतिस्थापित अम्ल की सामर्थ्य निम्न में से कौन से क्रम की है? द स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन सब्स्टिट्यूट एसिड इज इन द ऑर्डर। तो देख सकते हैं फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी ऑर्डर एकदम सही है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है क्लोरीन ब्रोमीन की आयोडीन के कंपेयर में। तो ये क्या करेगा? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, माइनस का इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। तो ये COH से इजीली H+ निकलेगा, है ना। तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। तो बच्चों ये कथन यानी कि एसर्शन तो क्या एकदम राइट है। रीजन यानी कारण बोलता है कि हेलोजन की इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रकृति निम्न होती है। इलेक्ट्रॉन विट्रोइन नेचर ऑफ हेलोजन इज ऑन द ऑर्डर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन देखिए ये हमारे को जो ऑर्डर दिया है ये कैसा दे दिया? रॉन्ग दे दिया। हम तो जानते हैं कि इसका सही ऑर्डर क्या है? फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये इसका राइट आंसर है कि इस ऑर्डर में होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो हमने क्या देखा कि जो एसर्शन कथन है यानी ए, वो तो कैसा है? राइट। लेकिन उसका जो रीज़न है, कारण है, वो कैसा है? रॉन्ग। तो 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा राइट होगा? थर्ड, कि ए सत्य, आर असत्य। इंग्लिश में ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, BHU 2015 का क्वेश्चन कि इनमें से जो कार्बोदनाइन है इनमें से कौन सा अधिक स्थायी है? मोस्ट स्टेबल कौन सा है? ठीक है बच्चों, याद रखेंगे
अगर अपन लोगों को कार्बोकैटायन का ऑर्डर पूछता है तो मैं आप लोगों को एक ऑर्डर लिख कर दे देता हूँ, वो आप लोग याद रखेंगे। अगर हम लोग रेजोनेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रेजोनेंस की। तो अगर कोई कार्बोकैटायन ऐसा है जिससे बेंजीन रिंग 3 ऐड हुई हुई है, तो बच्चों उसके अंदर सबसे ज़्यादा रेजोनेंस होगा किसके कंपेयर में? 2 के कंपेयर में। यानी ये, अगर हमने ये ले लिया, ठीक है, इससे कम किसका हो जाएगा? जिसमें एक ही रिंग हो, ऐसा कार्बोकैटायन, यानी बेंजील कार्बोकैटायन। ये जो अपन ऑर्डर ले रहे हैं ये रेजोनेंस के अकॉर्डिंग, इसमें सबसे ज़्यादा रेजोनेंस है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल। देन ये उससे कंपैरेटिवली कम, 2 रिंग रह गई तो कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, 1 रिंग रह गई तो और कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इन तीनों में ये ऑर्डर रहेगा। इसके अलावा हम लोग रेजोनेंस वाला एक और ले सकते हैं, एलाइल कार्बोकैटायन। इट इज कॉल्ड एलाइल कार्बोकैटायन, ओके। और ये कौन सा है? बेंजाइल कार्बोकैटायन। याद रखेंगे इनको। इसमें भी रेजोनेंस होता है, इसलिए ये कैसा होता है? स्टेबल, लेकिन इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके कंपेयर में, बेंजाइल कंपेयर में क्या होती है? लेस और कम स्टेबल। दैट्स वाई ये बेंजाइल वाला क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन। फिर एलाइल के बाद की बात करें तो हमारे पास में ऑर्डर आता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 3 डिग्री हम लोग जानते हैं, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री, और लिस्ट स्टेबल CH3 पॉजिटिव। तो ये एक ऑर्डर आपको याद रखना है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का, है ना। ये सबसे ज़्यादा, इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं PH3C पॉजिटिव। तो आप ध्यान रखेंगे ये जो PH जितने भी आते हैं, PH मीन्स फिनाइल ग्रुप, और ये फिनाइल ग्रुप कौन सा होता है? बेंजीन रिंग वाला, है ना। तो आपको याद रखना है, हिंदी में इसको बोलते हैं फेनिल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेनाइल, और ये फिनाइल ग्रुप को हम लोग शॉर्ट में PH भी लिखते हैं, इसको C6H5 डैश भी लिखते हैं, है ना। तो ये सारे एक ही टाइप के होंगे, और इसकी स्ट्रक्चर कौन सी होती है? ये। तो याद रखेंगे इनको, ये हमारे पास में फिनाइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं कि इनमें से कौन सा कार्बोकैटायन है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है। तो एक हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है ये ट्रिपल बॉन्डेड का होगा, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक। तो इसके अंदर अब जब ये 4 ऑप्शन लेते हैं, एक में आप लोग देख सकते हैं ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, एलिफेटिक है। जब डबल बॉन्ड वाले पार्ट पर पॉजिटिव आता है तो उसकी डबल बॉन्ड की कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में क्या होती है? ज़्यादा, और उस पर जब पॉजिटिव आता है तो उसको लेस स्टेबल कर देता है। ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन पे पॉजिटिव है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कार्बन के कंपेयर में। तो उस पर जब पॉजिटिव आएगा तो वो उसको और ज़्यादा क्या करता है? लीस्ट स्टेबल फॉर्म में डालता है। और जब बेंजीन रिंग पे कार्बोकैटायन आ जाएगा तो इसमें रेजोनेंस इनकम्प्लीट हो गया, जिसके कारण से ये सबसे कम स्टेबल होगा, रेजोनेंस है नहीं। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमको पूछ रहा है सबसे ज़्यादा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? CH3CH2 पॉजिटिव। तो ये पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, क्वेश्चन आया था BHU 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कार्बोकैटायन सबसे स्थायी? अगेन द स्टेबिलिटी रिलेटेड टू कार्बोकैटायन, JET 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इसके अंदर क्या ध्यान रखना अपन को कि इसमें आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर हमको जो दे रखी है वो ये दे रखी है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ फर्स्ट ऑप्शन को। गौर से देखिए, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। कैसा है ये? 1 डिग्री। अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव होता तो होता 3 डिग्री, इस CH2 पे पॉजिटिव है तो ये कैसा है? 1 डिग्री, है ना। ये जो है ये हमारा कैसा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये वाला कैसा वापस से हो गया? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और ये कैसा हो गया? 2 डिग्री। बताइए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बिल्कुल सही, 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चों ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये अपन ने कर दिए कंप्लीट।
टोटल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस थे, ये सारे क्वेश्चंस अपन ने आज के लिए कंप्लीट, जो अब तक डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में आए थे, जैसे जेट में, आईसीआर में, बीएचयू के अंदर, आप लोग घर पे और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जीओसी जो है इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो हमारे बहुत सारे चैप्टर्स को क्लब करता है। इन मैकेनिज्म को, इन इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स को, इन एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस को और अच्छे से करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे थे। नेक्स्ट हमारे वीडियो के अंदर हम लोग आगे के चैप्टर्स भी लेंगे। तो बच्चों, आज के लिए यहीं हम लोग इसको विराम देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लाइक, सब्सक्राइब एंड वॉच अवर वीडियो, एंड थैंक्स फॉर द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन ऐप formation and their successful generation. So thanks for today. Thank you so much.